हेलो गाइस, दिस इज़ विक्की राय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि सीटेट में 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, जिसमें 15 नंबर जो है हिंदी के पैसेज से पूछा जाता है, गद्यांश और पद्यांश। और 15 नंबर जो है दोस्तों वो हिंदी पैडागोजी पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम हिंदी की पैडागोजी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज की इस 12-13 मिनट की वीडियो से आप 5 से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं सीटेट के पेपर में दोस्तों। तो आप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों और ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। भाषा। भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है दोस्तों। तो अपने विचार को किसी के सामने प्रकट करना, एक्सप्रेस करना जो है, अभिव्यक्त करना ही क्या होती है? भाषा होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण जो है दोस्तों, कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं दोस्तों। तो भाषा जो है, भाषा उसके माध्यम से हम क्या करते हैं? सोचते भी हैं और दोस्तों फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं। आप किसी को अगर कुछ अपशब्द बोल देते हो, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हो, तो उसको बैड फीलिंग होती है, वो बैड फील करता है। यानी कि भाषा के माध्यम से हम महसूस भी करते हैं दोस्तों। भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है दोस्तों। तो जो भाषा होती है उसका मनुष्य की अस्मिता, अस्मिता क्या होता है? मनुष्य की जो स्वयं की पहचान होती है उसे दोस्तों अस्मिता कहते हैं। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो आप भी, मनुष्य की पहचान भी किससे होती है दोस्तों? उसकी भाषा से होती है। व्यक्ति अगर भाषा बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो किस समाज से बिलोंग करता है। उसकी भाषा को देखकर हम सुनकर समझ जाते हैं। और मनुष्य के विचार के साथ उसका विचार भी, मनुष्य का विचार भी हम उसके भाषा से दोस्तों समझ पाते हैं। आगे देखते हैं। भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों भाषा की जो वैज्ञानिक दृष्टि से जब भाषा को देखा जाए तो भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा कि भाषा की वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में दोस्तों कोई अंतर नहीं होता है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा कहाँ है दोस्तों? सभी विषयों के केंद्र में है। कहाँ है? सभी विषयों के केंद्र में है दोस्तों। आगे देखते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार हैं दोस्तों। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा दोस्तों। तो भाषा जो है, हम अपने विचार को जो है अभिव्यक्त करने की ये 3 तरीके होते हैं। हम मौखिक तरीके से भी किसी के सामने बोल करके भी अपने बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, या फिर लिख करके भी हम कर सकते हैं दोस्तों, या फिर संकेत के माध्यम से भी, संकेत के सिंबल के माध्यम से भी हम अपनी भाषा को, अपने विचार को दूसरे तक दोस्तों पहुंचा सकते हैं। तो देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? यह भाषा का प्राथमिक रूप है, अस्थायी है तथा लिखित भाषा की अपेक्षा तेजी से बदलती रहती है दोस्तों। तो जो मौखिक भाषा होती है, ये भाषा का जो है क्या है? प्राथमिक रूप है। कौन सा रूप है दोस्तों? प्राथमिक रूप है। और ये अस्थायी होता है। भाषा दोस्तों, बोली जो है, हम लोग जो बोलते हैं वो स्थायी नहीं होता। आज हमने कुछ और बोला, हो सकता है हम कुछ अपनी बात को चेंज कर दे, कल कुछ और बोल दें, तो ये स्थायी नहीं होता है। और लिखित भाषा की अपेक्षा तेजी से बदलती रहती है दोस्तों। तो लिख करके अगर हम किसी को पेपर पे कुछ लिख करके दे देते हैं दोस्तों,
तो वो लंबे समय तक स्थायी रहती है। और अगर हमने मुंह से किसी को कोई बात बोल दी तो हो सकता है कि कल हम उस बात से पलट जाएं, हम अपने बात को ही पलट दें, चेंज कर दें कि नहीं, मैंने कल ऐसा कुछ भी बोला नहीं था, कल मैं कुछ और भी बोल सकती हूँ, आज कुछ और भी बोल सकती हूँ। इसलिए दोस्तों, लिखित भाषा की अपेक्षा जो है मौखिक भाषा जो होती है वो तेजी से बदलती रहती है। अब देखते हैं दोस्तों, लिखित भाषा यह स्थायी होती है। लिखित भाषा जो होती है क्या होती है दोस्तों, स्थायी होती है। कुछ भी आप लिख करके रख देते हैं तो वो साक्ष्य हो जाता है, प्रमाण हो जाता है, वो लंबे समय तक क्या हो जाता है, स्थायी, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इसका प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। लिखना एक तरह की बातचीत है। दोस्तों, लिखना क्या है, लिखना भी जो है दोस्तों एक तरह की बातचीत ही होती है। कक्षा 1 में लिखना चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, जब कक्षा 1 का एक विद्यार्थी आपके सामने है, अगर वो चित्र बना करके आपको दिखाता है तो वो भी लिखने के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है उसका चित्र बनाना भी लिखने के ही अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सांकेतिक भाषा। संकेत के माध्यम से बात करना ही सांकेतिक भाषा है। तो दोस्तों, सांकेतिक भाषा क्या है, अगर हम संकेत के माध्यम से किसी से बात कर रहे हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे समावेशी शिक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में, सुनने में अक्षम होते हैं, तो उन्हें हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग से उन्हें हम पढ़ाते हैं या फिर कोई बात बतानी हो तो बताते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, सांकेतिक भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं, भाषा सीखने के उद्देश्य। दोस्तों, भाषा सीखने के क्या उद्देश्य हैं, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों, तो हर एक संदर्भ में, अलग अलग संदर्भों में अगर हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो यही भाषा सीखने का क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचार को दूसरों के सामने दोस्तों एक्सप्रेस करना ही क्या है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, भाषा सीखने के कितने उद्देश्य हैं, दो। कौन कौन से, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना तथा विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इसको देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास की शुरुआत संस्कृत से हुई है। कौन से भाषा से हुई है दोस्तों, संस्कृत से। हिंदी भाषा का जो विकास है वो संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। दोस्तों, संस्कृत को क्या कहा जाता है, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हिंदी जो है उसका विकास की शुरुआत जो है वो किससे हुई है दोस्तों, संस्कृत से हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान में हिंदी। अब हमारा जो संविधान है उसमें हिंदी को क्या बताया गया है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान की अनेक धाराओं को लागू कर दिया गया था। भारत में दोस्तों संविधान की अनेक धाराओं को कब लागू कर दिया गया था, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। कब किया गया था दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को। इन्हीं धाराओं में से दोस्तों एक धारा थी अनुच्छेद 343 का भाग 1। ये भी जो है कब लागू हुई थी, 14 सितंबर 1949 को। तो अनुच्छेद 343 में दोस्तों बताया गया था कि भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा क्या होगी दोस्तों, हिंदी, और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। आगे देखते हैं, जिस समय संविधान पहली बार लागू किया गया उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी।
तो दोस्तों जब संविधान को पहली बार लागू किया गया था तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का ही उल्लेख था, मान्यता प्राप्त थी। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम है दोस्तों, वर्तमान समय में जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? 22 भाषाओं का। लिपि देखते हैं दोस्तों, लिपि क्या है? लिपि, भाषा और लिपि में कोई निश्चित संबंध नहीं है दोस्तों। लिपि से 1 से 2 नंबर के प्रश्न तो पक्का ही बनते हैं, स्टेज को ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। भाषा और लिपि में कोई भी निश्चित संबंध नहीं है दोस्तों। भाषा और लिपि में क्या नहीं है? कोई भी निश्चित संबंध नहीं है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। और दोस्तों विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं वो थोड़े बहुत फेरबदल अगर कर दी जाए उन भाषाओं में तो एक ही लिपि में ये सारी भाषाएं दोस्तों लिखी जा सकती है। और जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? याद रखिएगा, देवनागरी लिपि। किस लिपि में? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं दोस्तों? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि होती है उसको बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों परिभाषा। अब भाषा की परिभाषा कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है उसको भी देख लेते हैं। चौमस्की, चौमस्की ने दोस्तों, चौमस्की के अनुसार भाषा की परिभाषा हम देखेंगे, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये जो चौमस्की हैं उन्होंने बताया है दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं उनमें भाषा अर्जित करने की जो क्षमता है वो क्या होती है? जन्मजात होती है, जन्म के साथ ही आ जाती है उनमें दोस्तों। आगे देखते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही प्रमाण है। तो वाइगोत्स्की जी का कहना है कि भाषा जब है जो बच्चा जो है जब समाज के साथ रहता है तो उसी का प्रमाण जो है वो उसकी भाषा है। जैसे समाज में रहेगा वो वैसी भाषा को दोस्तों सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं जीन पियाजे। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ संपर्क का ही परिणाम है दोस्तों। तो जीन पियाजे ने भाषा को कोई खास तौर तरीके से परिभाषित नहीं किया है, इन्होंने भाषा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक तंत्रों की तरह अन्य जो संज्ञानात्मक तंत्र हैं उन्हीं की भांति भाषा भी जो है वो परिवेश के साथ संपर्क का ही क्या है दोस्तों? परिणाम है। आगे देखते हैं पावलोव तथा स्किनर। इनके अनुसार दोस्तों अनुकरण व रहने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। अनुकरण व सॉरी दोस्तों यहाँ पे रहने नहीं रटने होगा, अनुकरण व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। तो पावलोव तथा स्किनर जो है उन्होंने कहा है कि या तो बच्चा नकल करके सीख सकता है या रट के जो है उन्हें भाषा की क्षमता प्राप्त होती है।